अर्जेंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज हम बात करेंगे देश के राष्ट्रपति के चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दो चरण यानी कि नामांकन के बाद मतदान और अब चुनाव परिणाम, पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसे चुनाव कहा जाता है। और चुनाव संपन्न तब होता है जब पूरा परिणाम आ जाता है। तो मतदान तक की प्रक्रिया हो चुकी है। मतदान में सीधा मुकाबला रामनाथ कोविंद जो एनडीए और समर्थित दलों के उम्मीदवार हैं, यूपीए की प्रत्याशी मीरा कुमार, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है। और साथ ही सबसे रोचक जो बात है वो ये है कि एक बार फिर अंतरात्मा की आवाज के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया। मीरा कुमार जब आई तो उन्होंने कहा कि एक विचारधारा की लड़ाई है और उसके आधार पर ही हम ये वोट लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी ने ठीक एक दिन पहले साफ कहा है कि हमारे पास बेशक संख्या का आंकड़ा नहीं हो, लेकिन हम लड़ाई पूरी लड़ेंगे और ईमानदारी के साथ में लड़ेंगे। हम केवल ये बात सोच करके कि संख्या बल कम है और ऐसी ताकतों के हाथ में देश के लोकतंत्र को सौंप दें जो देश को बांटने का काम कर रहे हो। सोनिया गांधी का ये दावा रहा। लेकिन दूसरी तरफ अपने सांसदों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविंद साहब का साथ होगा और वो राष्ट्रपति बनेंगे, एक अच्छा मौका होगा। उन्होंने मोरारजी देसाई के वक्त काम किया उनके साथ में और मेरा सौभाग्य होगा कि उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिलेगा। चले हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पूरे चुनाव को एक जन टीवी के नजरिए से देखें और उसके बाद हमारे पैनल पे हम पहुंचेंगे। हमारे साथ ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार, मदन राठौड़ साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुशील शर्मा साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। जरा एक बार देखिए जन टीवी की नजर से पूरे चुनाव। रामनाथ कोविंद एक अप्रतिम राष्ट्रपति साबित होंगे और गरीबों वंचितों के लिए मजबूत आवाज बनकर रहेंगे। वे किसान के बेटे हैं और साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। कोविंद के बारे में ये पंक्तियां प्रधानमंत्री ने उस भावना को प्रदर्शित करते हुए कही जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी दलित विरोधी नहीं। पिछले कुछ समय से देश में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, चाहे वो ऊना की घटना हो या फिर राजस्थान का डेल्टा मेघवाल प्रकरण, जिससे सरकार पर दलित विरोधी होने के आरोप लगे। और मोदी द्वारा कोविंद को सर्वोच्च पद के प्रत्याशी के रूप में चुना जाना यह संदेश है कि सरकार दलित विरोधी नहीं है। मोदी और शाह के उन्होंने मोरारजी देसाई के वक्त काम किया उनके साथ में और मेरा सौभाग्य होगा कि उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिलेगा। चले हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पूरे चुनाव को एक जन टीवी के नजरिए से देखें और उसके बाद हमारे पैनल पे हम पहुंचेंगे। हमारे साथ ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार, मदन राठौड़ साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुशील शर्मा साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। जरा एक बार देखिए जन टीवी की नजर से पूरे चुनाव। रामनाथ कोविंद एक अप्रतिम राष्ट्रपति साबित होंगे और गरीबों वंचितों के लिए मजबूत आवाज बनकर रहेंगे। वे किसान के बेटे हैं और साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। कोविंद के बारे में ये पंक्तियां प्रधानमंत्री ने उस भावना को प्रदर्शित करते हुए कही जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी दलित विरोधी नहीं। पिछले कुछ समय से देश में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, चाहे वो ऊना की घटना हो या फिर राजस्थान का डेल्टा मेघवाल प्रकरण, जिससे सरकार पर दलित विरोधी होने के आरोप लगे। और मोदी द्वारा कोविंद को सर्वोच्च पद के प्रत्याशी के रूप में चुना जाना यह संदेश है कि सरकार दलित विरोधी नहीं है। मोदी और शाह के इस निर्णय के बाद विपक्ष में असंतोष उपजा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आने के कारण एनडीए की मुश्किलों को कुछ कम होता देखा गया। विपक्ष ने उन्होंने मोरारजी देसाई के वक्त काम किया उनके साथ में और मेरा सौभाग्य होगा कि उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिलेगा। चले हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पूरे चुनाव को एक जन टीवी के नजरिए से देखें और उसके बाद हमारे पैनल पे हम पहुंचेंगे। हमारे साथ ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार, मदन राठौड़ साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुशील शर्मा साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। जरा एक बार देखिए जन टीवी की नजर से पूरे चुनाव। रामनाथ कोविंद एक अप्रतिम राष्ट्रपति साबित होंगे और गरीबों वंचितों के लिए मजबूत आवाज बनकर रहेंगे। वे किसान के बेटे हैं और साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। कोविंद के बारे में ये पंक्तियां प्रधानमंत्री ने उस भावना को प्रदर्शित करते हुए कही जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी दलित विरोधी नहीं। पिछले कुछ समय से देश में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, चाहे वो ऊना की घटना हो या फिर राजस्थान का डेल्टा मेघवाल प्रकरण,
जिससे सरकार पर दलित विरोधी होने के आरोप लगे। और मोदी द्वारा कोविंद को सर्वोच्च पद के प्रत्याशी के रूप में चुना जाना यह संदेश है कि सरकार दलित विरोधी नहीं है। मोदी और शाह के इस निर्णय के बाद विपक्ष में असंतोष उपजा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आने के कारण एनडीए की मुश्किलों को कुछ कम होता देखा गया। पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके उस प्रतिभाशाली, प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व को राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता रहा है। कई बार ऐसे मौके भी रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब उसके एक उदाहरण भी हैं। लेकिन अब राजनीतिक दल पूरी तरह से नफा नुकसान तोल करके, और ये कोई कहना कि महज केवल बीजेपी ऐसा कर रही है, कोई भी राजनीतिक दल हो, भविष्य का पैरामीटर और गणित पूरा सेट करके चलते हैं कि क्या स्थिति बनेगी, किस कास्ट के वोट को लुभाना है। और बेशक राजनीतिक दल इसे खारिज करते हो, लेकिन सच्चाई इसके कुछ आसपास ही है, और उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। ये पूरा चुनाव विचारधारा की बात कही गई है, दूसरी ओर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई की बात कही गई है, और तीसरी बात की बात करें तो एक अंतरात्मा की आवाज, जो कांग्रेस को भरोसा है कि अंतरात्मा की आवाज के नाम पर हम जीत सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका है। तो वो अभी भी इस आशा में है। हालांकि आंकड़ों का अगर गणित देखें तो करीब 40 राजनीतिक दलों ने कोविंद का साथ दिया है। 63% मतदाता अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उनके समर्थन में रहे हैं, और इस लिहाज से तो देखें तो रायसीना हिल उनका जाना तय माना जा रहा है। लेकिन फिर भी जब तक परिणाम नहीं आए तो कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। चले, हमारे साथ ओम जी हैं। ओम जी, क्या माना जाए, पूरा जो चुनाव लड़ा गया है इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो एक बात जो मीरा कुमार बोल रही थी, मेरा ख्याल है कि ये लोग इलेक्शन लड़ते वक्त भी ये सब बातें भूल जाते हैं कि इतिहास बहुत अलग किस्म का रहा है। जब कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, उस वक्त राजन बाबू और राधा कृष्णन और जाकिर हुसैन, ये सारे लोग हैं जो इलेक्ट होते रहे हैं। पहली बार विचारधारा के सवाल पर जो इलेक्शन हुआ वो मेरा ख्याल है कि जब श्रीमती गांधी ने जिस कैंडिडेट को प्रस्तावित किया, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने बीबी गिरी को समर्थन का सिलसिला भी किया, और उसकी वो विचारधारा की लड़ाई वाला सिलसिला था। एक लोग थे जो कि इस देश में पूंजीवाद की स्थापना करना चाहते थे, पूंजी के खुले स्वरूप को देखना चाहते थे। दूसरी ओर वो लोग थे जो ये चाहते थे कि जिस प्रस्तावना में, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान की प्रस्तावना में जो प्रोमिसेस हमने किए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो वह पहला चुनाव था जो विचारधारा के आधार पर विभाजित हुआ और विचारधारा में उसकी विजय हुई। लेकिन उसके बाद में जनता पार्टी के शासन में फिर एक सीन बदला है। अब मीरा कुमार बोल रहे हैं कि विचारधारा के आधार पर, निश्चित रूप से अब जो हो रहा है वो विचारधारा के आधार पर ही मैदान में है सब कुछ। और जो सत्ताधारी दल है वो ये महसूस करने लगा है कि राज्यसभा और लोकसभा और साथ साथ में सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति होना चाहिए वो कम से कम ऐसा होना चाहिए जो उनके ख्यालों को तरजीह दे। तो ये कोई गलत बात नहीं है। संविधान इन सब बातों का बड़ा सम्मान करता है और स्वीकार करता है कि जिसके पास में बहुमत है उसको उसका रिप्रेजेंटेटिव भारत का राष्ट्रपति बनना चाहिए। ये भारत के राष्ट्रपति की जिम्मेवारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटीज दी गई है उनके बारे में बात करे। अगर सत्ताधारी दल या प्रतिपक्ष कोई भी उसके विपरीत जाए तो उसके लिए अपनी आवाज अलग से उठाए, लेकिन सत्ताधारी दल निश्चित रूप से चाहता है कि उसका आदमी बने। तो इसी तरीके से अभी राजनीति के दावपेच तो हैं कि दलितों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कोविंद साहब हैं, हालांकि दलितों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नारायणन साहब भी बन चुके हैं पहले ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सभी समूहों को सामने लाने की और आगे बढ़ाने की बात करती रही है, उसमें कोविंद को एक ऐसा उम्मीदवार बनाया जिसे कंट्रोवर्शियल नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये आदमी कंट्रोवर्शियल है इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उचित नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। मीरा कुमार जो बोल रही हैं वो भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन उनके पास में मत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये एक नैतिक, जिसे कहना चाहिए, लड़ाई है, जिसमें ऐसा नहीं कह सकते कि एक विचारधारा ने अपने आप को खींच लिया और दूसरी ने स्थापित कर दिया। 20 जुलाई को जो होगा पता है। ये सचमुच में मतलब भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहीं पर अंतरात्मा की आवाज से निकल जाएंगे, संभव नहीं है। एक विचारधारा की बात कही है। चलिए, मैं सुशील शर्मा जी से मुखातिब हूँ, उसके बाद ओम जी से मेरा एक सवाल होगा विचारधारा से जुड़ा हुई। सुशील जी, पूरी जो चुनाव की बात है, विचारधारा की लड़ाई की बात कही गई है, और चुनाव के ठीक पहले एक बहुत ही बड़ा जो पहले एक दाव फेल हो चुका है कांग्रेस का, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। उस वक्त
कि ठीक वैसे ही अंतरात्मा की आवाज को बात करके और वो चुनाव, आप ही के पार्टी के कई सारे ऐसे लोग थे जो वास्तव में विचारधारा को लेकर के ही चल रहे थे। एक बार फिर विचारधारा और अंतरात्मा की आवाज दोनों के आधार पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया। देखिए, मीरा कुमार जी बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही विद्वान महिला है और वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं और एक अच्छे उस बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड से आई हुई है, प्रशासनिक सेवाओं में रही है और उनको 17 दलों ने कैंडिडेट तय किया है। और ये सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की थी कि उन्होंने विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लेकर के और अपना एक तरफा कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर किया और विपक्षी पार्टियां इंतजार करती रही कि प्रधानमंत्री जी के कैंडिडेट जो उम्मीदवार हैं, जो प्रधानमंत्री जी का उम्मीदवार है, उसके नाम पे विपक्षी दलों को विश्वास में लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसी का नतीजा है कि विपक्षी दलों को अपना उम्मीदवार उतारना पड़ा। और एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये खूबी भी है लोकतंत्र की कि जिसको जो अपना विचारधारा अपने हिसाब से वोट करता है। तो मीरा कुमार जी ने पूरे देश में घूम कर विचारधारा की बात की है और अंतरात्मा की बात की है और मैं मानता हूं कि मीरा कुमार जी ज्यादा बेटर राष्ट्रपति हो सकती हैं राम गोविंद के मुकाबले में। और जहां तक सरकार का जो रवैया रहा, जो प्रधानमंत्री जी का अहम है, घमंड है, उसके चलते अब्दुल कलाम साहब के समय में जो हुआ कि सब मिलकर के सबने किया, वैसा ही हो सकता था। लेकिन मुझे जो प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग करके एक तरफा ही कर दिया, सारा काम डिक्लेयर कर दिया कैंडिडेट, और जो उनके प्रतिनिधि विपक्षी दलों से मिलने गए वो चाय पीने गए, वो चाय पी करके आ गए, न तो कोई पैनल लेके गए, न कोई मांगा उन्होंने और न ही उन्होंने बताया। और उसी वजह से ये चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रपति देश का राष्ट्रपति होता है, सब पार्टियों से ऊपर उठ के होता है, नॉन पॉलिटिकल आदमी भी बने हैं। और जिस तरह से लॉन्च किया गया उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया कि उसके राज में दलितों के साथ अत्याचार हुआ है और उस दाग को धोने के लिए इन्होंने ये कार्ड खेला। जी, तो किसी जाति का तो कोई, अब देखिए समाज है हमारा, किसी न किसी जाति वर्ग से कोई न कोई ताल्लुक रखता है। तो इन दिनों में जो देश भर में जो चाहे ऊना की घटना हो, दलितों पे जो गुजरात के अंदर जो अत्याचार हुआ, यूपी के अंदर जो अत्याचार हुआ, दलितों के प्रति सहानुभूति शो करने के लिए बीजेपी ने कोविंद साहब को उतारा है। निश्चित रूप से उन्होंने जो पापक्रम इनके राज के अंदर हुए हैं दलितों के साथ में, और जिस तरह से गोरक्षा के नाम पे जिस तरह से दूसरे जो प्रकरण हुए हैं, और कई प्रधानमंत्री जी ने भी तो दलित के लिए यहाँ तक कह दिया था कि कुत्ता कोई मर जाए तो उसके लिए थोड़े आंसू बहाए जाते हैं। तो ऐसे जो बातें थी, पूरे देश में एक जो वातावरण है, संतोष जो बीजेपी के खिलाफ दलित वर्ग में बना था, उसको दूर करने का प्रयास ये कर रहे हैं, उनको धोने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे राष्ट्रपति कोई व्यक्ति दलित वर्ग का बन जाए, उससे देश के दलितों की स्थिति अच्छी हो जाएगी, या पहले भी राष्ट्रपति रहे। हाँ, ये तो पार्टी की विचारधारा को सुधार करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि 36 कौम को साथ लेकर के चलने, सभी संप्रदाय, सबकी भावनाओं का ख्याल रखने वाला राष्ट्रपति होना चाहिए। संवैधानिक पद विरासत है, ये समाज है, ताल्लुक किसी न किसी जाति और धर्म से उसका होता है, इंसान है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके ख्यालों और जो उनका संकल्प है, उसमें इन तमाम चीजों को वहीं पे छोड़ देना चाहिए जब तक मतदान होता है और चुनाव के बाद जब वो विजयश्री हासिल करते हैं। चलिए मदन जी, आपसे मुखातिब हूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का तो जो आरोप आपने सुना, दो बातें कांग्रेस की कही हुई हैं कि संघर्ष करना बहुत जरूरी था, ईमानदारी के साथ हमने चुनाव लड़ा, संख्या बल है, बेशक साथ हो सकता है एनडीए के, लेकिन जीत के लिए हमने लड़ाई लड़ी है और एक विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ी है। ऐसी ताकतों के हाथ में हम लोकतंत्र को नहीं दे सकते जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अब ये किसी भी प्रकार की बात कर सकते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कब मैंने नरेंद्र भाई मोदी ने कब इस प्रकार की बात कही, कभी भी नहीं कही। दूसरी बात यह है कि हम कभी भी दलित विरोधी नहीं रहे। हमारे साथ में दलितों के अधिकतम विधायक हैं, अधिकतम सांसद है। जिस वर्ग की आप बात करना चाहते हैं उसके, एससी के हमारे पास बहुत विधायक हैं, एसटी के बहुत विधायक हैं, एसटी के एससी के बहुत सांसद हैं, और अल्पसंख्यक वर्ग के भी हमारे पास बहुत विधायक हैं। इनके पास में एक भी नहीं है राजस्थान में, तो इसलिए हम कभी भी ये इस विषय पर नहीं मानते। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, सुशील जी भी बहुत समझदार हैं और सैनी साहब भी वरिष्ठतम पत्रकार हैं। मैं सोचता हूं कि दलित जाति से दलित कभी भी हो सकता था, लेकिन वह व्यक्ति जब सांसद रह गया, जब गवर्नर रह गया, तो वो दलित कैसे हुआ?
ठीक इसी प्रकार से मीरा कुमार जी के बारे में ये सोचते हैं कि ये दलित है, तो मैं सोचता हूं कि जो हिंदुस्तान का अधिकतम समय तक जो मंत्री रह गया उसकी बेटी दलित कैसे हो सकती है। जातिगत मैं सोचता हूं कि इनको ऊपर उठना चाहिए। अभी तक ये उसी लकीर को पकड़ के चल रहे हैं। अरे दलित की परिभाषा तो समझिए, जो पिछड़ा है, जो वंचित है, वो दलित हुआ। आप किसको दलित मानते हैं? जातिगत आधार पर आप मत मानिए। आज मीरा कुमार संपन्न है, विदेशों में भी उसने नौकरी भी की है और स्पीकर भी रही है लोकसभा की, और एक ऐसे व्यक्ति की बेटी रही है जो लंबे समय तक हिंदुस्तान का मंत्री रहा। उसको आप दलित कहोगे तो मैं सोचता हूं कि आपको दलित की परिभाषा में थोड़ा संशोधन करने की जरूरत है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास में संख्या बल है। हमने ये पूरा प्रयास किया था कि हम सब समन्वय स्थापित करें, एक सबकी राय से ऐसा व्यक्ति चुन करके लाएं जो सबका सहयोग जिसको मिल सके। हमने प्रयास किया, हमने अपने सांसद भेजे, विधायक भेजे, हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारियां दी, जो सोनिया जी से मिले, राहुल जी से मिले, अन्य जेडीयू से मिले, अलग अलग पार्टियों से मिले, और मिलकर के उनसे प्रयास ये किया कि एक नाम ऐसा लेकर के आ जाएं कि जिसको हम सब मिलकर के राष्ट्रपति जैसा पद, महत्वपूर्ण पद हम उनको दे दें। जब वो कोई नाम सुझाने को तैयार नहीं, चर्चा करने को तैयार नहीं, केवल बातचीत करा करके और छुट्टी कर दी, उनके मन में तो पहले से था कि हमको अपने जीवित होने का प्रमाण देना है, और जीवित होने के प्रमाण देने के निमित्त उन्होंने उम्मीदवार उतारा। जब उनको मालूम है कि संख्या बल हमारे पास में है, हमारे पास पर्याप्त संख्या है और हमारा उम्मीदवार जीतेगा, तो फिर उन्होंने केवल मर नहीं जाएं, ये नहीं मान ले कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है इसलिए हमको तो केवल खड़ा करना है, इसलिए खड़ा कर दिया। ये हो सकता है उनकी सोच हो किसी प्रकार की, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये ऐसा नाम था जो सर्वमान्य नाम हो सकता था। जैसे सैनी साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि ऐसा व्यक्ति उतारा है जो व्यक्ति एक मैच्योर्ड पर्सनैलिटी है, और जिसने, देखिए आपने भी पढ़ा होगा कि जो ही नाम चुना गया, नाम चुनते ही सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रपति एक गरिमा का पद होता है। अब देखिए वो गवर्नर रहे, गवर्नर रहते हुए वहां विपक्ष की सरकार थी, फिर भी किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया, समन्वय बना करके रखा। कुर्सी पर आने के बाद व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता, वह एक देश का राष्ट्रपति है, देश का प्रथम नागरिक है, और सबके साथ न्याय करना उसकी जवाबदारी होती है। चाहे तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है तो देश की रक्षा की जवाबदारी उसके पास। उन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखाई है। पद पर जो ही उनका नाम उछाला गया तो उछालते ही उन्होंने जो पहले वाक्य, पहला स्टेटमेंट जो दिया, मैं सोचता हूं कि राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जैसा उनका स्टेटमेंट था। जी सुशील जी, अभी आपने सुना कि जब मालूम था कांग्रेस को कि संख्या बल के आधार पे एनडीए की जीत तय है, तो ऐसे में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। देखिए योगेंद्र जी, विपक्षी दल प्रधानमंत्री की बातों पे भरोसा करके और बैठे रहे कि वो उनके प्रतिनिधि आएंगे, नाम लाएंगे, पैनल लाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। प्रतिनिधि आए और चाय पी के चले गए। उनसे पूछा गया आपका पैनल क्या है, आपका नाम क्या है। पूरे विपक्षी दलों ने जब तक नाम तय नहीं किया, जब तक कि प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्ड नहीं खोला, और भरोसे के चलते इतने दिनों बाद में हमने अपना कैंडिडेट उतारा। हमने प्रधानमंत्री जी को पूरा मौका दिया कि वो सबसे बड़े दल का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, और वो पैनल भेजेंगे, नाम पे चर्चा करने के लिए उनके प्रतिनिधि आएंगे। और उनके प्रतिनिधि गए, और जब उनसे पूछा गया तो वो चाय पी करके वापस आ गए। ये तो प्रधानमंत्री के जो दूत गए थे, वेंकैया नायडू जी और दूसरे जो नेता थे, वो ये करके आए। तो ये छलावा जो किया, ये जो धोखा दिया विपक्ष को, और उसी के चलते वजह से चुनाव लड़ाना पड़ा। मैं जिसी वजह से नहीं, विपक्ष के पास वोट है, विपक्ष के देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चुने हुए लोग हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी थी कि प्रधानमंत्री ने वो चूक की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अगर उस चूक के चलते अगर पहले भी ये बात कहते तो हम तुम्हारा पहले ही कैंडिडेट उतारते। लेकिन आप विश्वास में लेने के बजाय आपने डेलीगेट भेज करके बिना कैंडिडेट के, बिना पैनल के, और शाम को आपने कार्य समिति की मीटिंग बुला के अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। वो जो कारण था, वो बहुत बड़ा जो अहंकार जो है प्रधानमंत्री जी का, वो साबित करता है। वो विपक्ष को कुछ नहीं मानते, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष का तो सम्मान करना ही पड़ेगा। ये देश की मजबूती के लिए, सिस्टम के लिए, संविधान के लिए ये जरूरी है। और दूसरा, जो आपने कांग्रेस मुक्त बात की, 10 करोड़ लोगों ने, 10.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। अभी पंजाब हमारी सरकार बनी है, 2 राज्यों के अंदर हम बीजेपी से आगे रहे हैं। आप कहां ये सपने देख रहे हैं? अब जनता जो पहले आपके इस राज से आज ही जा चुकी है, आप तरह तरह के इस तरह के बातें करके चल रहे हैं। आप बेरोजगारी की समस्या, आपकी सारी जो संकट
देश के सामने चल रहा है। हर क्षेत्र के अंदर केंद्र की सरकार फैल रही है, राज्यों की सरकारें फैल रही हैं और कोई सुधार देश के अंदर नहीं आ रहा है। उद्योगों में चटनियां हो गई, मैं चलिए लौटूंगा आपके लोग बेरोजगार हो गए, कोई उनका धनी धोरी नहीं है। ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, क्या लगता है कि प्रत्याशी पूरी तरह से पार्टी के रंग में विचारधारा की लड़ाई और राजनीतिक दलों के मानस में ये बात भी बैठती है कि अमुक जाति का या धर्म का है, उसका रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते शायद हो सकता है कि भविष्य की चुनावी विसात में कहीं को मदद की उम्मीद भी होती है, तो क्या माना जाए कि चुनाव के बाद भी इसका कोई रिफ्लेक्शन इफेक्ट रहेगा? राजनीति का यथार्थ बहुत अलग होता है योगेन जी। राजनीति का यथार्थ बुकिश नहीं होता, वो किताबों से नहीं समझा जा सकता। यथार्थ तो यही है जी कि जो सत्ताधारी दल है, जिसके पास में बहुमत है, वो चाहता है कि देश की जितनी भी सर्वोच्च स्थान है, यहाँ पर भी मतदान के माध्यम से अगर उनके पास में संख्या बल है तो वो अपना व्यक्ति, अपनी पसंद का व्यक्ति स्थापित करें। ये 57 से होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है ये। और चूंकि कांग्रेस के पास में हमेशा बहुमत रहा तो उन्होंने राजेंद्र बाबू को बनाया, फिर राधाकृष्णन को बनाया, फिर उसके बाद में जाके पीवी गिरी साहब बने। वो लड़ाई तो उस वक्त सामने आई जब मिसेस श्रीमती गांधी ने पहली बार वैचारिक युद्ध प्रारंभ किया। और देश में ये मेरा ख्याल है कि एक प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं कि वैचारिक रूप से विभाजन होने चाहिए, और वैचारिक रूप से विभाजन के बाद युद्ध हो, मतलब मतदान हो और विजय जो हो जाता है उसको फिर सब लोग स्वीकार करें, और स्वीकार करते ही हैं। अब अगर मीरा कुमार जीतती हैं या कोविंद साहब जीतते हैं तो देश के राष्ट्रपति के रूप में तो प्रतिपक्ष को भी सम्मान करना पड़ेगा और पक्ष को भी सम्मान भी यही चाहिए। तो ये बहुत, मैं तो समझता हूँ बड़ी स्वस्थ परंपरा है। अगर बहुत बेहतर होता, इतना बहुमत था भारतीय जनता पार्टी के पास में कि ये विवाद पैदा ना होते और स्पष्ट रूप से इस पर प्रतिपक्ष की मोहर भी लगवा लेते। और मुझे लगता है कि कोविंद के नाम को अगर लेकर के चर्चा होती तो ये आज जो दोनों दल, सत्ता पक्ष और कांग्रेस पक्ष जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा की आवश्यकता होती नहीं। लेकिन वैसा हुआ नहीं, इसलिए ये बात देखने को मिल रही है। लेकिन वैचारिक विभाजन तो होना चाहिए निश्चित रूप से। जी बिल्कुल, ये बात मैं आपकी से सहमत हूं। लेकिन मेरा एक छोटा सा और ये जो सवाल है वो ये है कि वर्तमान परिस्थितियां जो राजनीति की दिखाई दे रही हैं, देश की राजनीतिक हालात पे, स्थितियों पर विचारधारा के लिए कही जाती है, लेकिन विचारधारा महज कहने को, दिखावे को है। जिस आइडियोलॉजी को लेकर के राजनीतिक दलों का धरातल तैयार हुआ, मुझे लगता है कि वो विचारधारा तो शायद अब गौण हो चुकी है। आधार सिर्फ एक है राजनीति का कि जाति हो, चाहे बागी हो, चाहे दागी हो, कैंडिडेट जीतना चाहिए। देखिए योगेन जी, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न तो वर्तमान सत्ताधारी दल अनदेखा कर सकता है, न प्रतिपक्ष अनदेखा कर सकता है। उसके लिए कमिटेड तो होना ही पड़ेगा। और विचारधाराओं की उत्पत्ति उसी को लेकर सारे युद्ध हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहे हैं, जो डेमोक्रेसी में जिस तरीके की बातें आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जो कुछ हो रहा है, सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनकी पार्टी देश के 19 राज्यों में और ये जो सेंट्रल टेरिटोरी जो है उनके अंदर उनका शासन हो। जहां जहां वो नहीं है वहां वो आए। इसी तरीके कांग्रेस या प्रतिपक्ष भी चाहता है कि जहां जहां वो नहीं है वहां जाएं और स्थापित करें अपने आप को। तो ये ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दोनों लोग, बस भाषा का नियंत्रण हो, संवाद का नियंत्रण हो, मधुर संबंध हो, वैचारिक रूप से नाट्यफाकियां खुल करके सामने आनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि इन्होंने ठीक नहीं किया और हम बेहतर कर सकते हैं। ये भाषा अगर बोलने लग जाए, जो चलती रही है पंडित नेहरू के जमाने से लेके और इंदिरा गांधी तक चलती रही है, वो भाषा धीरे धीरे ऐसी हो गई कि शत्रुतापूर्ण लगती है। बस ये चिंता का विषय है कि ये विवाद ये शत्रुतापूर्ण क्यों लगती है, ये प्रजातांत्रिक क्यों नहीं लगती। बस यही एक। वैसे मोदी साहब को एक ये भी अभियान चलाना चाहिए कि देखिए, मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत इन नाते भी होते हैं कि जब क्लियर मेजोरिटी होती है। हमारे यहाँ जब से गठबंधनों का दौर चला है, कोई गवर्नमेंट हो, उनके सामने एक मजबूरी रही है कि पता नहीं कब कौन सा साथी रूठ जाए, और दूल्हे के बाप को तो सबको मना के बारात में लेके जाने की अपनी एक तमन्ना भी रहती है। वो हालात बने। 1984 राजीव गांधी के बाद में नरेंद्र मोदी को ये मेजोरिटी मिली है। स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने चलाया है। तो लगता है कि एक राजनीति में सुचिता की बात जो अक्सर बीजेपी करती रही है, और साथ में एक सामंजस्य बैठा करके विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन राजनीति में हमारे यहाँ पे स्वच्छ और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रही है। प्रतिशोध नहीं रहा। प्रतिशोध के चलते ही राजनीति में नैतिकता में गिरावट आई है।
मुझे लगता है कि इसे दूर करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेंद्र जी। मैं भी यही कह रहा हूं कि राजनीतिक रूप से आप अपना विकल्प प्रस्तुत कीजिए, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे प्रतिपक्ष हो, लेकिन साथ साथ में उसमें शत्रुतापूर्ण जो तौर तरीके हैं वो अपने आप में बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। उससे जनता के विभिन्न वर्गों में जो रोष है, वो रोष जिस तरीके से प्रकट होता है उसमें जैसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, वो यही परिणाम है कि भाषा पे नियंत्रण नहीं है। चाहे सत्ता पक्ष के लोगों को ले लीजिए, प्रतिपक्ष के लोगों को ले लीजिए, उसका ही नतीजा है कि कभी कहीं हत्याएं होती हैं, कहीं पर झगड़े होते हैं, कहीं पर कुछ और होता है। और मैं समझता हूं कि ये काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ में प्रधानमंत्री को और सत्ताधारी दल को करना चाहिए, क्योंकि देश को एक बड़े मजबूत प्रधानमंत्री बहुमत के साथ में मिले हैं। और यूपीए 1-2 रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहो या इससे पहले का दौर रहा हो, हमेशा गठबंधन का बोलबाला रहा। और गठबंधन के चलते रीजनल जो पार्टीज हैं या फिर उनके सहयोगी हैं, उनका काफी दबदबा भी रहा है। और एक ये कहें कि आइडियोलॉजी की जगह, आपके मैनिफेस्टो की जगह मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है, वो एक राष्ट्रीय एजेंडा बना और उसी को आगे बढ़ाने की कवायद हुई। खैर चलिए, कोविंद साहब आंकड़ों के हिसाब से देखें तो रायसीला हिल जाना तय माना जा रहा है, लेकिन फिर भी जब तक, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जब तक परिणाम नहीं आए, जब तक कहना बहुत मुश्किल है कि कौन क्या होगा। लेकिन जो आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो तय माना जा रहा है। उनको करीब 63% वोट मिले हैं और 37% या 36% के आसपास जो मतदाता हैं वो मीरा कुमार के साथ में है। लेकिन फिर भी भरोसा है कांग्रेस को कि हम आइडियोलॉजी के आधार पर चुनाव लड़ा है, हम अंतरात्मा की आवाज पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर कुछ इस तरह के परिणाम हो सकते हैं, इतिहास को दोहराने की बात की जा रही है, वो बात एक अलग है कि उस वक्त इतिहास किसी और ने दोहराया, लेकिन कांग्रेस को अब लगता है कि शायद इस तरह का भी कोई चमत्कार हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं रायसीला हिम पर कौन पहुंचेगा, यानी कि देश का 14वां राष्ट्रपति कौन होगा। चले, ये पूरे चुनाव को एक बात तो तय कर दी कि नरेंद्र मोदी अपने आप, मुझे लगता है कि एक रिसर्च टॉपिक भी कहे जा सकते हैं, जहां सोचने की ताकत, यानी कि सोच, जहां आइडिया जो है वो समाप्त होता है, वहां से वो स्टार्ट करते हैं। रामनाथ कोविंद को लेकर के किसी ने कयास नहीं लगाया। मीडिया में चर्चाएं हुई खूब जम के, बीजेपी की तरफ से अंदर खाने से चर्चा आई कि फलाने राष्ट्रपति हो सकते हैं, फलाने राष्ट्रपति हो सकते हैं, किसी ने कहा कि वो राष्ट्रपति हो सकते हैं। कई नाम इस तरह के बीच में चलते रहे, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि बिहार में बैठे राज्यपाल रामनाथ कोविंद वो राष्ट्रपति हो सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी की पसंद हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनकी सोच वहां से शुरू होती है जहां लोगों की खत्म होती है। तो एक बार फिर उन्होंने इस बात को लेकर के साबित किया। इससे पहले भी कई इस तरह की चीजें सामने आई हैं जिसको लेकर के शायद किसी को मालूम भी नहीं होगा कि कौन क्या बनेगा, कब क्या होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी वो चीज फिक्स करके चलते हैं। चले, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ओम जी, ये जो पूरा एक दौर रहा, कांग्रेस का एक बड़ा आरोप रहा जब चुनाव थे, उससे पहले भी कि देश में इस वक्त पहले अल्पसंख्यकों की बात होती रही और उसके बाद लगातार एक बात कहते गए हैं कि दलित वर्ग है वो, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने या भाजपा की सरकारें जिन राज्यों में ज्यादा है वहां पे असुरक्षित हैं, सुरक्षा की भावना उनके जहन से निकलती जा रही है, वो इनसिक्योरिटी उनमें एक पनपती जा रही है कि पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। यही स्थापित करती है सोनिया गांधी, जब ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के सांसदों को और उनसे जुड़े जो दल हैं जो मीरा कुमार के समर्थन में वोट कास्ट करने आए, उन लोगों को सबको एक साथ कह रही थी कि ऐसी ताकतों के और ऐसे हाथों में हम देश के लोकतंत्र को नहीं सौंप सकते हैं जिसमें ना दलित सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना देश के लोकतंत्र की विचारधारा सुरक्षित है। तो क्या ये माना जा सकता है कि अगर रामनाथ कोविंद का कार्ड केवल दलित होने के नाते खेला गया है तो भविष्य में दलित देश में सुरक्षित होंगे? देखिए, कुल मिलाकर के मेरा ख्याल है कि प्रतिपक्ष और खासतौर से कांग्रेस ये समझ पाने में असमर्थ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि
अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने स्थापित जो चीजें थी, जैसे एसटी में या एससी में या ओबीसी में या अगड़ों में, कि ये मानते थे कि खास किस्म की जातियों को रिकॉग्नाइज करने का जो सिलसिला चल रहा था, वो सिलसिला तोड़ा है। ओबीसी में या जिसे कहना है एससी के अंदर, जिसकी चर्चा अभी खासतौर से कर रहे हैं, एससी में जैसे यूपी का अनुभव है, यूपी में जाटों को ही समझा जाता था कि वही एक मात्र ऐसी है जो एससी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन दूसरी जातियां भी उनके साथ में जुड़ी हुई है जिनमें फ्रस्ट्रेशन था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टच किया है, उनको टच करने से एक बहुत बड़ा तबका निकल करके बाहर आया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा हुआ। इसी तरीके से ये तो तय है, देखिए राजनीति के ये संकेत यथार्थ में हासिल करने के लिए होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। कोविंद साहब को बनाने से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने यूपी में अब उन लोगों को जिनको पूछ नहीं रहे थे उनको जगह दी है। कोविंद साहब भी एक बहुत छोटे से तबके के लीडर हैं जिनमें गुजरात और महाराष्ट्र में ये एक कम्युनिटी पाई जाती है, लेकिन जो वर्ग है, जो जिसे अनुसूचित जाति का समूह कहा जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भारत के राष्ट्रपति पद पर जब बिठाते हैं तो इसका लाभ तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और सत्ता पक्ष को मिलेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन और जो कांग्रेस का जो आरोप है कि जिस जाति की बात की जा रही है कि दलितों को कब तक उपेक्षा रही है, वो तमाम चीजें कुछ देखी जा सकती है। जवाब मिल गया ना कि दलितों की उपेक्षा रही है, तो फिर दलित को बना रहे हैं भारत का राष्ट्रपति, वो देखेंगे कि कैसे कैसे दलितों की उपेक्षा रहती है। ये तो जवाब है, इसी बात को कहेंगे ना। आप भी तो मीरा कुमार को लेके आ रहे हैं, आप मीरा कुमार को इसलिए ला रहे हैं कि साहब वो दलितों की रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जिनके पिताजी भारत के रक्षा मंत्री रहे। साथ साथ में ये तय है, एक उनके साथ में जो बहुत बड़ी बात जुड़ी हुई है कि वो पहला कांग्रेस में ऐसे रहे जिन्होंने कि श्रीमती गांधी के जो इमरजेंसी लगाने के जो सारा था उसके खिलाफ खड़े हुए। उस कांग्रेस फॉर सिटीजन मेरा ख्याल है कि वो पार्टी बनाई थी और उसके माध्यम से रहे, तो ये उनके साथ में प्लस पॉइंट लगता है कि ये उस बाप की बेटी है जो श्रीमती गांधी के खिलाफ भी बिल्कुल उनके एक्शन के खिलाफ, जिस वक्त ये कहा जाता था कि बिल्कुल गांधी ने जो कह दिया उसमें बहुत मुश्किल है जो लोग अपनी बात कह सकते थे। इतना तो तय है कि प्रेसिडेंट कोई भी बने, लेकिन प्रत्याशी चयन जो कह सकते हैं दोनों राजनीतिक दलों के लिए, मैं कहूंगा कि बिल्कुल बहुत अच्छा रहा और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एक कहें कि जो व्यक्तित्व के धनी हैं उनको इन्होंने चुना है, दोनों नहीं। अब जीतेगा कोई तो जीतेगा, हुए तो इसमें देखो संदेह नहीं कि साफ सुथरी एक अच्छे इंसान प्रेसिडेंट बनेंगे, इतना तो तय माना जा सकता इतना है। हम सहमत हो सकते हैं कि दोनों में से कोई भी जीतेगा, दोनों तरफ से जीते चाहे कोई सा भी। लेकिन ये बात सही है कि जैसे देश इस मुल्क को जैसा राष्ट्रपति चाहिए वैसा राष्ट्रपति मिलेगा 14वें राष्ट्रपति के रूप में। मीरा कुमार जीतती हैं तो निश्चित रूप से एक विदुषी हैं और बहुत ही अच्छी उनकी, जब पार्लियामेंट में लोकसभा अध्यक्ष रही तो बहुत अच्छी रही, कभी उनपे आरोप नहीं लगे कि कोई भेदभाव रहा हो कि किसी के साथ में किसी तरह की। इसी तरह से रामनाथ कोविंद सुषमा जी ने लगाया वैसे आरोप ना नहीं, लेकिन यूं देखे तो एक अच्छी छवि उनकी कही जा सकती है। इसी तरह से रामनाथ कोविंद भी जब देश के राज्यपालों और विपक्षी विचारधारा की सरकारों जिन राज्यों में है वहां टकराव के हालात बने, लेकिन नीतीश कुमार के साथ में बड़ा ही सामंजस्य से बैठा करके कोविंद ने बिहार में एक विकास को गति दी। वहां पे एक अच्छे जो राज्यपाल की भूमिका होती है एक अच्छी भूमिका उन्होंने अदा की, कभी कोई हर्डल्स नहीं लगाए। बाकी आए दिन सुनते हैं राज्यपाल ने वो फाइल लौटा दी, उस ऑर्डर को स्टे कर दिया, इस ऑर्डर पे ये राइडर लगा दिया, तो इस तरह की जो चीजें आती हैं उससे कहीं न कहीं विवाद पैदा होता है। फिर राज्यपालों की भूमिका पे ही सवाल उठने लग गए कि राज्यपाल की भूमिका की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है इस सब इन पद की। खैर चले वो एक अलग विषय है। लेकिन सुशील जी, बात विचारधारा के साथ साथ आपने कहा कि दलितों को धोखे में रख करके कोविंद साहब को उतारा गया है और जो अत्याचार दलितों पे बीजेपी शासनकाल में हुए हैं, ये कांग्रेस का आरोप है, हमारा नहीं है, कि उन्हें ढकने के लिए कोविंद को उतारा गया है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि दलितों पे अत्याचार रहे हैं या दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जो मानसिकता है उसके चलते पूरे देश में एक जो वातावरण बना है और उसमें खास तौर से अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के जो व्यक्ति वो शिकार हुए हैं। आप देखिए जो ऊना की घटना ले लो, चाहे आप सहारनपुर की घटना ले लो, चाहे ये इधर अपने हरियाणा में दलितों के साथ जो हुआ है, जगह जगह देश भर में जिस तरह का एक दलित उत्पीड़न जो हुआ है, खुलेआम जिस तरह से उनको पीटा गया, किस तरह से उनको मारा गया और एक पूरे देश में असंतोष का वातावरण इस वर्ग में बना है, आम आदमी के बीच में बना है।
इतने बहुमत की सरकार बनने के बाद, इतने राज्यों में सरकार बनने के बाद भी वहां का नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, अपने आप को पीड़ित महसूस करे, इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। आपने वही स्थिति अल्पसंख्यकों को लेकर के की, वो स्थिति दूसरे जो वर्ग हैं, आप बेरोजगारों की स्थिति आप देख लीजिए। आप सरकार ने जो वादे किए कहीं भी आप एक जगह पूरा नहीं उतर रहे हैं। नोटबंदी के चलते जो उद्योगों में छटनियां हुई, एक छोटा सा सवाल है जो हुआ, आप देश का जो वातावरण सुशील बना, जी एक छोटा सा मेरा सवाल है, सुशील जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, अपराध जो होता है किसी जाति धर्म उसको ध्यान में रख करके होता है, वो अपराध जो जिन व्यक्ति जो जिस वर्ग विशेष के खिलाफ लगातार हो रहे हैं जी, जिनको दबाया कुचला जा रहा है, जिनके साथ खुलेआम उनकी पिटाई की जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही है, हो रहा है तो पहली बार बीजेपी की सरकार है गुजरात में, अगर हो रहा है, अगर हो रहा है तो सरकार है वहां हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा है। जी जी सुशील जी, मेरा गलत हो रहा है। मेरा छोटा सा सवाल है कि अगर हो रहा है तो ऐसा पहली बार हो रहा है इस मुल्क में? ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि इतने बहुमत की सरकारें उन राज्यों में उनके विचारधारा के लोगों के द्वारा किस तरह से अत्याचार इन लोगों के ऊपर हो रहे हैं। जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, जो संरक्षण मिलना चाहिए था, जो विकास के अंदर उनकी भागीदारी तय की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। और उसी के चलते सुशील जी को शायद उदाहरण याद नहीं रहा। देखिए सुशील जी जो कहना चाहते हैं वो मैं स्पष्ट कर दूं कि गुजरात में जिस तरीके से गौ रक्षा का जो एक ऊना की जो घटना रही और उसमें जिस तरीके से दलितों को पीटा गया, मारा गया, उसके बारे में पूरे देश में हंगामा हुआ। और शायद कांग्रेस उसी की चर्चा बार बार करती है कि ऐसा, इसलिए बहुत बेहतरीन मरहम है कि अब अगर हमारा दलित राष्ट्रपति बनता है तो क्या ये सब चीजें फिर से रिपीट हो सकेंगी? चाहे मीरा कुमार बने, चाहे कोविंद साहब। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो सवाल आपका था वो ये था कि हमने वो धोखे में नहीं रखा, प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को धोखे में रखा। प्रधानमंत्री जी ने नाम का कोई पैनल नहीं भेजा, न उनके डेलीगेट्स ने कोई नाम बताए। वो चाय पी के आ गए और ये कहे कि हम दोबारा आएंगे नाम लेकर के, और शाम को मीटिंग करके वर्किंग कमेटी बीजेपी की उन्होंने प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो ये चीज तो जब उनको डिक्लेयर करना था तो उनको पहले विपक्षी दलों के साथ चर्चा कर लेते तो क्या दिक्कत थी। और अब बड़ापन दिखाना चाहिए। गोपाल कृष्ण गांधी तो गुजरात के ही हैं, वो तो गांधी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। गांधी जी की फोटो प्रधानमंत्री जी पीछे लगा रखी है और गांधी गांधी गुजरात गुजरात कर रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण गांधी जी को, गोपाल कृष्ण गांधी जी को क्यों नहीं समर्थन करते थे? क्यों नहीं जो है निष्पक्ष आदमी को आप जो है, वो तो कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, वो तो सारे गवर्नर भी रहे निष्पक्ष रूप से, उनके कई राज्यों के में अच्छा काम उन्होंने किया है, क्यों नहीं उनको समर्थन कर देते, बड़प्पन दिखाते? भाई सरकार आपकी है और जो व्यक्ति प्रशासनिक रूप से अब तक बेदाग रहा है और अच्छा उसने काम किया है, तो क्यों नहीं वो अपना गुजरात वाला इशू भी उनका पूरा हो जाएगा और गांधी जी का इशू भी पूरा हो जाएगा और एक बड़प्पन दिखेगा प्रधानमंत्री जी का। जो कमी उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में करी उसको दूर करने का मौका मिलेगा। तो कुल मिला के जो मूल समस्या है, वैसे आपकी भावनाओं की कद्र हो रही है। शायद मुझे लगता है कि बीजेपी उस दिशा में शायद जो सुन रहे हैं अंदर खाने से चर्चा है कि उस पर कुछ विचार भी हो सकता है कि कर भी सकते हैं। खैर चलिए, कुल मिला के इसमें बात एक ही है कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं। देश के प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को विश्वास में लेके चले, राष्ट्र के निर्माण के काम को सबको साथ लेकर के चले, तो वो ज्यादा अच्छा होगा जो उन्होंने चूक की। चलिए बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब परंपराएं राजनीति में, देखिए बहुत बड़ी बात है कि पुराने लोग आज भी हैं, वो देख करके चलते हैं, चर्चाएं होती हैं, कुछ वरिष्ठ मीडिया कर्मी होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे देश की राजनीति की ये चर्चाएं रही हैं, ये परंपराएं रही हैं, और ये परंपराएं जो रही हैं, परंपरा के साथ ही हमारी सद्भावना जुड़ी होती है, वो चाहे त्योहार हो, चाहे वार हो या फिर रिश्ते हों, परंपराओं का निर्वहन के साथ ही, क्योंकि संस्कृति शब्द भी जुड़ता है और संस्कृति जब जुड़ती है तो ये माना जाता है कि वो आप पे जो परंपरा हमारी चली आ रही है, पहले से जो एक सद्भावना का एक पाठ हमें पढ़ाया गया, उसे आगे ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और नैतिक पतन देखिए, केवल मैं कहूं कि राजनीति में हर क्षेत्र में डाउन होता जा रहा है, कम नैतिक पतन हुआ है, तो इससे तो केवल एक राजनीतिक दलों को ही हम दोषी कहें ये उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि राजनीति और राजनीतिक धरातल इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक आधार है, वही लोग चुन करके जाते हैं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वहीं बैठ करके नियम कायदे संविधान में जो चीज ठीक लगती है उसे रखते हैं, जो नहीं लगती है उसे साइडलाइन करके नया कानून स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो, लेकिन अब दलित एक पूरी इस चुनाव कैंपेन के अंदर एक दलित शब्द बहुत गूंजता रहा। और चलिए जो भी होगा, मैं तो कहूंगा कि दलित बिल्कुल नहीं, इस देश के एक अच्छे राष्ट्रपति स्थापित हो सकते हैं जो उन विपरीत स्थितियों से यहाँ तक पहुंचे हों। हालांकि मीरा कुमार के लिए तो मुझे नहीं लगता है कोई विपरीत स्थिति ऐसी रही होगी,
लेकिन रामनाथ कोविंद के जो पारिवारिक बैकग्राउंड जो रहा है, उनका जो अध्ययन में सामने चीजें आ रही हैं, उसको लेकर के कहा जा सकता है। मदन जी, ये लड़ाई आपने सुनी अभी सुशील जी को, चुनाव के अंदर पहली बात तो बीजेपी ने धोखे में रखा, अगर कैंडिडेट डिक्लेयर करके वहां पहुंचते हो सकता है सहमति बनती, तो चुनाव की स्थितियां नहीं बनती। दूसरी बात, इनका साफ कहना है कि दलितों के साथ जिस तरह से अत्याचार भाजपा शासित राज्यों में और जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, वो जो बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से उन्हें रोकने के लिए अपने एक उपस्थिति दर्ज कराना बहुत जरूरी था कि कम से कम दलितों के साथ कोई तो खड़ा है। ये कांग्रेस का कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुशील जी को याद दिलाना चाहूंगा, भाई जब से बीजेपी की सरकार बनी है, देश में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ये हमेशा कहीं भी छोटा मोटा अपराध हो उसको दलित दलित करके राग अलापते रहते हैं। अरे इतने राग अलापने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बनी, उस दलितों ने हमारा साथ दिया। जिसको आप दलित कहते हो, सो कॉल्ड दलित जो बोलते हो, वो उन्होंने हमारा साथ दिया। हम एक एक प्रांत जीतते गए, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आपका ये दलित विरोधी जो आप ब्राह्मणिक तो दुर्भाग्य है कि आप वोट भी दे रहे हैं और आपसे पिटाई भी खा रहे हैं। मैं बोला नहीं, आपके लोग उनकी पिटाई भी कर रहे हैं, उनके ऊपर दमन भी कर रहे हैं। आप बीच में मत आप जो है, आपको जब मौका है तब आप बीच में बोलना। जब मैं चुपचाप सुनता रहा, आपने अनर्गल आरोप लगाते गए, मैं चुपचाप सुनता रहा। एक बात आपको बताना चाहूंगा, इन सब के बावजूद हम चुनाव जीतते रहे, वो वर्ग हमारे साथ में जुड़ा, हम अधिकतम सीटें वो जीत करके आए, उसी वर्ग के लोगों को हमने जिता करके हमारे साथ में जोड़ा, ये सब किया। दूसरा, आपने जो गांधी जी की बात कही, कोई वारिस होना कोई उसकी योग्यता का प्रमाण नहीं है। याकूब मेनन को जब फांसी दी गई सुप्रीम कोर्ट से, तब इस जो गोपाल गांधी जिसको आपने उम्मीदवार के नाम पे उतारा, उसने किस प्रकार की ट्वीट की थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ में उसने ट्वीट किया। मैं सोचता हूं कि गरिमापूर्ण पद नहीं है, ऐसा नाम आप लेकर के आए हैं जो कभी भी देश को स्वीकार नहीं हो सकता। क्या जरूरत थी उस समय, जब याकूब मेनन जैसा आतंकवादी, आतंककारी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, इसी ने, जिस गोपाल गांधी की आप नाम ले रहे हैं, उसी ने ट्वीट करके उसका विरोध किया था। मैं सोचता हूं कि ये गरिमापूर्ण नाम नहीं है आपका। आपको ये भी आप समन्वय इसमें भी स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जहां तक हमारी बात है, हमने पूरी कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की, और पहले आप वाली चर्चा करते रहे, नाम बोलते नहीं। जब हमने नाम बोला तब आपको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए था, वो आपने किया नहीं। मैं सोचता हूं कि ये कांग्रेस को ये छोड़ देना चाहिए। मैं फिर एक बात और आप सबके सामने रखना चाहूंगा, हम कभी भी नहीं चाहते कि विपक्ष समाप्त हो जाए। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहने का मतलब है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में जुड़ता है, वो दल नहीं आए, कोई दूसरा विपक्ष आए, निश्चित रूप से विपक्ष रहे, हम सम्मान देंगे, विपक्षी को पूरा सम्मान देते हैं। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन वो विपक्ष भी राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो देश विरोधी नारे लगाए, जो कश्मीर में सेना पर पत्थर फेंके, उनका समर्थन करने के लिए चला जाए, ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए। जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनका समर्थन करने के लिए चला जाए, ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए। इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। हम कभी भी कांग्रेस या कोई भी विपक्ष को समाप्त करना नहीं चाहते, लेकिन उसकी विचारधारा जो कि देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला लेती है, ऐसी ताकतों को कभी भी विपक्ष या किसी भी प्रकार से नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है इस देश के अंदर। हम ये चाहते हैं, इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। हम कभी भी विपक्ष को समाप्त करना नहीं चाहते। विपक्ष चाहिए, हमें निश्चित रूप से चाहिए, लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन ये जो इस प्रकार की फालतू की बातें करके, अब कहीं पर किसी का नाम ले लिया जो दलित है ही नहीं, उसको आप दलित बता करके चिल्ला करके उसको दलित साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ब्रह्मुल्ला की बात कर रहे हो, अरे भाई वो नहीं था दलित, लेकिन आपने तो उसको दलित बना ही दिया, चर्चा करके, चिल्ला करके। तो आखिर जनता है जो सोचती है, वो समझती है, सही निर्णय करती है। जनता ने सही निर्णय किया। आपके इस फालतू के प्रपंच को, फालतू के जो आपके षड्यंत्र को जनता ने बेनकाब कर दिया। अरे सारे दलित हमारे साथ हैं, वो जीत करके आए, हमारे मेंबर्स जीत करके आए, हमारी सीटें जीत करके आ रही हैं, दलित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो पूरी तौर पर हमारे साथ में है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आपका ये भ्रामक प्रचार ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। चलिए ओम जी, एक सुशील जी मैं आऊंगा, ओम जी से एक बात मैं जानना चाहूंगा। ओम जी देखो, दलित, मजदूर, गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार, ये ऐसी चीजें हैं कि जो किसी भी मैनिफेस्टो में, किसी भी जुबान पे आपको बहुत अच्छे से दिख जाएंगी। उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहां लोगों की सोच समाप्त होती है, वहां नरेंद्र मोदी शुरू होते हैं वहां से। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में बड़ी एक्सरसाइज की है, जीत के पीछे बहुत बड़ी ग्राउंड एक उन लोगों की एक्सरसाइज का भी है। केवल ये नहीं कह सकते हैं कि नोटबंदी के नाम पे गुमराह करके केवल वोट लेकर, मैं सिर्फ इतनी सी बात नहीं कहता। देखिए मायावती वहां पे एक दलितों की नेता के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित करके रखा, लेकिन
जैसे ही इलेक्शन की एक्सरसाइज हुई तो उस दौरान आपको ध्यान होगा कि ये देखा जाता था कि दलितों में किसको आगे बढ़ने की मौके मिले, कौन दलितों में भी जो उपेक्षित जो थे उन लोगों को मौका देता। एक एक्सरसाइज तो कही जा सकती है कि उन्होंने गैर जाटों को टिकट दिए, काफी लोग जीत करके भी आए। तो प्रतिपक्ष वर्तमान का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे दूसरे लोग हो, उनके एक्सरसाइज दलितों पे भी मुझे लग रहा है कि काफी कमजोर रही। देखिए, यथार्थ की राजनीति में निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों बड़े प्रभावी रहे हैं, लेकिन साथ साथ में एक बात और स्पष्ट कर दें कि आर्थिक रूप से संपन्न हो जाने से दलित का वो रंग नहीं छूट जाता। संपन्न हो जाए, पैसा आ जाए, लेकिन उससे दलित दलित ही रहेगा जब तक कि इस मानसिकता को बदलने का सिलसिला इस मुल्क में ना रहे, जो शायद गांधी ने बहुत तेजी के साथ में की, तो उसके बाद में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि यही जब ये सारे जब मूवमेंट चल रहे होते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, वो दलित कैसे नहीं रहा? नहीं, आर्थिक रूप से संपन्न होने का मतलब क्या हुआ? वो दलित कैसे रहा? उसका वो दलित तो नहीं रहा ना। जब दलित का मतलब है गरीब, पिछड़ा। ये गलत परिभाषा है जो आप बता रहे हैं। वास्तविक परिभाषा यही है। मैं जो समझता हूँ कि दलित का मतलब है चमार का बेटा, वो चमार वंचित, मैं उसको दलित मानता हूँ। ये आपकी मान्यता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिन चीजों को डिफाइन किया, आप जाति से, हाँ, जाति के साथ ऐसी बोलो, उसको दलित मत कहो। इसीलिए अनुसूचित जाति में जो लोग बैठे होते हैं, अनुसूचित जाति में जिन लोगों को आपने लिस्टेड किया है, वो सारे लोग, वो जाति से हो गया ना। हाँ, तो दलित नहीं हुआ। नहीं, अनुसूचित जाति में जब हो गया, वो दलित कैसे हुआ? वो सूची बन गई तो उसके हिसाब से सब कुछ, उसको लाभ भी मिलता है, उसके सब कुछ। अब ये कहा जा रहा है कि साहब जब आप इस लेवल पर आर्थिक रूप से संपन्न हो गए तो उनको उस क्रीमी लेयर में से बाहर निकाला जाना चाहिए, उनको वो सब लाभ नहीं दिए जाने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही सब कहा था कि 10 साल तक अनुसूचित जाति को और जनजाति को ये सारे लाभ दिए जाने चाहिए, और उसके बाद में फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए कि वो लोग क्या सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से इस स्थिति में आ गए कि उनको इससे अलग किया जा सके। हकीकत ये कि आप हर 10 साल बाद में फैसला करते हो कि ना अभी तक वो वही है। तो ये ऐसे तो कह सकते हैं कि मीरा कुमार या कोविंद आज उस स्थिति में नहीं है जिसमें दलितों का लाभ मिलने वाली बात होती है। कोविंद भी एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, साथ साथ में मोरारजी भाई के सेक्रेटरी भी रहे हैं, ये सारा बैकग्राउंड है उनका। उसके बाद में मीरा कुमार का भी ये सारा सिलसिला है, लेकिन फिर भी वो दलित हैं, क्योंकि उनको जो अगड़ा समाज है, जो दूसरी लिस्टें वो स्वीकार नहीं करती। ऐसी स्थिति में उनको स्वीकार कराने के लिए ही ऊपर उठा करके और हमारा नेतृत्व करने की बात हम लोगों ने की है, यानी कि आपके दल ने की है और इधर कांग्रेस भी कर रही है, एक अंतरात्मा के नाम पे कर रही है, एक अपने बहुमत के नाम पे कर रही है। तो स्थापित तो आप दलित को ही कर रहे हैं, और दोनों दलितों के बीच में ये मैसेज देना चाहते हैं। समय कम है, मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है आपसे कि जैसे दलितों की बात की जा रही है, लगातार दलितों में जो प्रतिपक्ष में जो पार्टी होती है यही कही जाती है, ये एक आधार बनाया जाता है राजनीति में कि दलितों के साथ अन्याय हुआ। अन्याय अगर किसी के साथ में होता है तो जो अपराधी ये मान करके चलता है कि ये दलित है या माइनॉरिटीज का है या हिंदू है या मुसलमान है या फिर ये ब्राह्मण है या बनिया है, ये नहीं मानना चाहिए कि हिंदुस्तान के किसी एक व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना कारित की गई है जो बिल्कुल गलत है, एक इंसान के साथ में हुई है। योगेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ह्यूमन पॉइंट तो आप बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब रेलवे स्टेशन पर किसी एक को कहा गया कि साला अगले स्टेशन पे तेरे को देख लेंगे, तो अपनी जात के लोगों को बुलाता है और वो मुसलमान है इसलिए उसको मारो, ये बात भी देखने को मिली ना। बिल्कुल मिली। ये रिफॉर्म्स करने का सिलसिला जिन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में लगातार है, नहीं बाद में पीछे लगते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? ये जो योगेंद्र जी ने सवाल किया बहुत बढ़िया किया। शुरुआत में कोई जाति नहीं देखता है, बाद में समर्थन देने में उसके सहयोगी आ सकते हैं, ये मानते हैं, वो मित्र लोग भी आ सकते हैं, जाति वाले। ओम जी का सवाल ये है कि ये जुनैद का जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें एक बाकायदा उसको उसकी कम्युनिटी को कह करके संबोधित किया गया कि तुम फलाह हो। ये मानसिकता, इस मानसिकता से मुक्ति का प्रयास जब तक नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी जिसको अपना मुख्य मुद्दा नहीं बनाएंगी, कैसी मानसिकता से हमारे समाज। और ये माना जाना चाहिए कि जो किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है, इस देश, इस समाज का एक नागरिक है जिसके साथ हुआ और जिसने किया, वो एक अपराधी है, उसकी जाति धर्म नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये परिपाटी डालनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में इस तरह की जो चीजें हैं या देश में हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में चीजें घर कर रही है काफी हद तक, बेशक चाहे इसमें राजनीतिक दल इनकार करते हो, लेकिन ये इसे सुधार सकते हैं। अगर नहीं सुधारेंगे तो एक खामोशी या मौन स्वीकृति है, यह है कि इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे परंपराएं, माफ करिएगा, ऐसे जो चीजें सामने आती हैं उन्हें वहीं पे खत्म करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान है, इंसान के साथ इस तरह की जो भारत का बेरहमी की जाती है वो मुझे लगता है कि एक बिल्कुल अन्याय की डेफिनेशन में शामिल किया जाना चाहिए, और होती भी है। जी सुशील जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो सवाल उन्होंने मदन जी ने उठाए हैं,
कि जो राष्ट्रीयता के पट्टे कौन बांट रहा है, जिन्होंने देश की आजादी में कोई योगदान ही नहीं रहा, जो अंग्रेजों की जासूसी करते रहे। फिलहाल तो नगरीय विकास के पट्टे ही बटते हैं राजस्थान में और फोटो छाप के ये जो स्थितियां हैं, और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ किसकी सरकार है, और क्यों नहीं आप जो है वहां कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं आप सफल हो पा रहे हैं, क्यों आतंकवादी हमला हो पा रहा है। आप जो मेनन के लिए जो आपने आरोप लगाया है, गोपाल कृष्ण गांधी की जो बात कर रहे हैं, आप जो आपने दूसरा विषय उठाया, 18 राजनीतिक दलों ने गोपाल कृष्ण गांधी को कैंडिडेट बनाया है। 18 राजनीतिक दल जो देश को चलाते हैं, देश के अंदर शासन कर रहे हैं, उन 18 दलों ने उसका समर्थन किया है। और वो जो स्टेटमेंट जैसा भी दिया, इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी बात रखने का हक सबको है। वो इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। उन्होंने संविधान से बाहर नहीं किया, मेरा ख्याल उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही अपनी बात रखी होगी। मेरा ख्याल मुझे जानकारी नहीं है वो क्या उन्होंने कहा। मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से कसाब को आपने पूरा मौका दिया कि अपना जुर्म वो साबित करे कि ना हुआ है, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, और उसके बाद में जब जुर्म स्थापित हो उसको फांसी दी। याकूब मेनन के बारे में भी इसी तरीके से गांधी का जो बोलना था वो मानवीय दृष्टिकोण से था। शिवसेना का ये आरोप जिसको आप दोहरा रहे हैं, इसको आप मत दोहराइए, क्योंकि बीजेपी नहीं बोल रही है, बीजेपी ने नहीं बोला है, ये शिवसेना बोल रही है। वो इस तरीके से उनको वो करना चाहती है। मेरा ख्याल है कि ये अधिकार तो दीजिए आप, कि अपना इत्तेफाकिया आप रखिए। नहीं, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, देश का संविधान है, संविधान से बाहर जाके कुछ नहीं है, संविधान के अंदर है, संविधान में मदद शक्तियां है, उसका उपयोग करने का अधिकार सबको। व्यक्ति आपको मिला ही नहीं क्या इस देश में? इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बहुत ही योग्य व्यक्ति है, देश विदेश के अंदर राज्यपाल के हाई कमिश्नर रहे हैं, पूरा उन्होंने जो विद्वान व्यक्ति है, उसके दादाजी भी बोला करते, गवर्नर रहे हैं, बोला करते, और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। 18 दलों ने मिलकर के उनको प्रतिनिधि बनाया है, और 18 दलों का सम्मान प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, बीजेपी को करना चाहिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। एक जो गलती उन्होंने की उसमें प्रधानमंत्री जी ने, वो अब दुरुस्त हो जाएगी। बड़प्पन दिखाइए और आप पट्टे मत बांटिए। आप कृपया जनता को मूर्ख मत बनाइए, जनता को सब पता है कौन कितने पानी में। सवाल है मेरा सुशील जी, अब पूरे प्रकरण में हम बात रायसीना हिल की कर रहे थे, जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई है कि 20 तारीख को कौन राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाएगा और 25 तारीख तक वहां कौन पहुंचेगा, क्योंकि 24 को प्रणब मुखर्जी रिटायरमेंट हो रहे हैं, 20 को ही इस बात का पूरा साफ हो गया पिक्चर है कि 25 तारीख को महामहिम कौन होंगे। हालांकि प्रणब मुखर्जी ने इसे खारिज किया कि महामहिम को शब्द नहीं है, और ये उस वक्त का दिया हुआ है, तो ब्रिटिश पीरियड का उन्होंने खारिज भी किया, उन्होंने चौगे का भी विरोध किया। कई चीजें हैं जो प्रणब मुखर्जी के साथ में जुड़ी हुई हैं, और वो कहेंगे भी। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि कभी पूरा 5 साल का उनका अपना जो कार्यकाल रहा, कभी किसी तरह का कोई विवाद या किसी तरह की कोई बातें सामने भी नहीं आई हैं। खैर चलिए, ये एक उनका अपना एक अनुभव, उनका राजनीतिक कद के साथ ही बड़प्पन जो उनका रहा कांग्रेस में रहते हुए भी, वो एक बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री ने तारीफ की है, बिल्कुल। प्रणब मुखर्जी का अपना एक कद भी रहा है, और प्रधानमंत्री ने अपने पिता के समान कहा, बिल्कुल, उसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो मानना स्वीकार करना चाहिए, यही तो परंपराएं लेके जाएंगे कि कभी इस तरह से प्रणब मुखर्जी को बड़प्पन दिखाते हुए नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था। वही बात मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पूरे जो अभी सारी पिक्चर साफ होने वाली है, अब तो मतदान हो भी चुका है पूरे, इसमें देखें तो वास्तव में किसी एक जात के कैंडिडेट को अगर हम वहां तक पहुंचाते हैं तो ये माना जाना चाहिए कुछ जाति के लोग बिल्कुल अब तो सुरक्षित होंगे, या पूरे सभी लोगों को मान के चलना चाहिए कि अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान प्रधानमंत्री बन रहा है, राष्ट्रपति बन रहा है, तो सभी को ये फीलिंग्स होनी चाहिए कि देश में सब कुछ अच्छा होगा। देखिए, परिणाम आ जाने के बाद में योगेंद्र जी इस तरह की बात नहीं होगी। बिल्कुल, परिणाम आने के साथ ही वो देश के राष्ट्रपति होंगे। उसके बाद में हम उनको ये भी ना कहेंगे कि वो अनुसूचित जाति के हैं या वो किसी और जाति के हैं। देखिए, परिणामों से पहले का सिलसिला बहुत मजबूत है। जनता जिसको भी मौका देती है, जो चुन के जो आता है, सभी उसका सम्मान करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो। ये इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती है, जो लंबे समय से कांग्रेस इसको वहां से आजादी से लेकर यहाँ तक लेके आई। चलिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा। तो फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि देश के 14वें राष्ट्रपति के लिए पद के लिए मतदान हो चुका है। अब चुनाव की एक प्रक्रिया जो होती है उसके 2 चरण कंप्लीट, नॉमिनेशन, उसके बाद में मतदान, और अब एक रिजल्ट, तब जाके के चुनाव संपन्न होता है। और 20 तारीख को अब इंतजार रहेगा कि कौन राष्ट्रपति बनकर के सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि जो भी बनेगा उनको शुभकामनाएं, और देश के लिए जो भी बने बिल्कुल उन हितों को, उन धरातली चीजों को ध्यान में रखें जो वास्तव में एक विचारधारा या फिर जो एजेंडे या फिर पर्टिकुलर जिन बिंदुओं को लेकर के चर्चाएं रही हैं इस देश में चुनाव के दौरान, शायद उन्हें
दूर करने की कोशिश करें अगर कहीं पे कोई विवादित चीजें होती हैं तो। और सभी की आस्था का एक प्रतीक राष्ट्रपति होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।